नीतीश को निपटाने की पूरी तैयारी भाजपा ने कर ली है। दरअसल एनडीए में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला सामने आया है, उसके बाद तो यही लग रहा है कि नीतीश जी को उनके अपने ही लोगों ने ठिकाने लगाने का जुगाड़ कर लिया। समझेंगे 101 सीटों का पूरा हाल। 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश का कद अचानक बढ़ते बढ़ते कैसे घट गया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं, जो 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार की कद, नीतीश कुमार की रणनीति और बीजेपी की चाल और उनकी रणनीति को समझ रहे हैं। विवेका जी, नीतीश कुमार को शायद ही उनके राजनीतिक इतिहास में पहला यह मौका है कि बीजेपी ने हाशिए पर लाने की कोशिश की है, या इस बार ठिकाने लगा दिया है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि निपटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। निपटाने की तैयारी 2020 में ही कर ली गई थी, लेकिन वो योजना सफल नहीं हुई। 2025 में प्रयास किया गया, उसमें 50% सफलता मिली, 100% सफलता नहीं मिली। इस बार ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखने लगा है, कल जब सीटों का बंटवारा हुआ उसके बाद चर्चा चल पड़ी है, न सिर्फ बीजेपी में बल्कि जेडीयू के अंदर भी चर्चा है कि ऐसा लग रहा है कि अब इस बार 2020 में तो बच गए, इस बार बचना नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2005 से 2025 आ गया। इन 20 सालों में जो नीतीश कुमार की यात्रा रही, राजनीतिक यात्रा, उसमें 29% की गिरावट आ गई है। अब आप कहेंगे कि 29% की गिरावट कैसे आई? तो 29% की गिरावट इसलिए आई क्योंकि 2005 और 2025 आते आते सीटों की संख्या में लगभग 29% की गिरावट दर्ज की गई है। 2005 में यही नीतीश कुमार और यही बीजेपी थी। तब 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अपने खाते में 139 सीटें रखी थी और सहयोगी जो छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी थी उसे 102 सीटें दी गई थी। 2005 से 2010 का कार्यकाल बीता, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में शान से काम करते रहे। 2010 के विधानसभा चुनाव में जब सीट बंटवारे की बारी आई तो नीतीश कुमार ने अपनी संख्या को और बढ़ा लिया। नीतीश कुमार ने अपने संख्या को 139 से बढ़ा करके 141 कर लिया और बीजेपी वहीं की वहीं रही, यानी कि 102 सीटों पर सिमटी रही। 102 सीट आपको नीतीश कुमार ने दिया। तो 2005 से 2015 में जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ छोड़ दिए, महागठबंधन के साथ आ गए। तो जेडीयू और आरजेडी में गठबंधन हुआ और कांग्रेस में गठबंधन हुआ। उसकी बात नहीं करें, हम लोग बीजेपी और जेडीयू की बात कर रहे हैं। अब 15 से 20 हो गया। 2020 में जब एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन हुआ, तब जो है सीटों का बंटवारा हुआ 122, 121। तब भी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही। 2005 में भी बड़े भाई, 2010 में भी बड़े भाई और 2020 में भी बड़े भाई की एक ही सीट ज्यादा, लेकिन ज्यादा रहा। तो नीतीश कुमार को 122 सीटें जो मिली उसमें से अपने खाते से, चूंकि मांझी जी उनके फोल्ड में थे, तो मांझी जी को 7 सीटें दे दी गई। फिर भी जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी। और बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही, इन्हें 121 सीटें मिली। तो अपने हिस्से की जो 11 सीटें हुई वो मुकेश सहनी को दे दी गई। तो बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी। इस तरह से जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही तो 5 सीट ज्यादा मिला, 115, और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी। अब 2025 है, 2025 में क्या हो गया? 2025 में नीतीश कुमार को निपटाने की इस तरह की तैयारी हुई कि बराबर बराबर बांटा गया। पहले लॉक कर दिया गया, आप कह सकते हैं कि इस सीट को लॉक कर दिया गया था कि नीतीश कुमार एक सीट अधिक, उनकी पार्टी एक अधिक सीट पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि जेडीयू के लिए सीटों की संख्या 103 तय की गई थी। नीतीश कुमार ने 103 तय कर दिया था कि इससे कम सीट पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और बीजेपी 102, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू नीतीश कुमार होंगे, छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी होगी। पटना में यही तय हुआ था और यही तय होकर के दिल्ली दरबार में जब मामला गया तो वहां खेल हो गया। खेल यह हुआ कि बीजेपी ने अपने सहयोगी, जो मोदी के जो हनुमान कहे जाते थे, चिराग पासवान, उनके लिए बीजेपी ने दरिया दिली दिखाई, दिल का दरवाजा खोल दिया
और इस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ कि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों बराबर बराबर की भूमिका में आ गए। यानी कि ना तो हम छोटा हैं ना बड़ा है, कागज पर, ना हम छोटा हैं ना बड़ा हैं, लेकिन अंदर क्या खेल हुआ यह बिहार की जनता देख रही है। न सिर्फ देख रही है बल्कि अच्छी तरह से समझ रही है। जनता की बात छोड़ दी, जेडीयू के लोग भी समझने लगे हैं। जैसे ही यह खबर आई कि दोनों बराबर बराबर की भूमिका में, और चिराग पासवान की पार्टी जिसने नीतीश कुमार को धोखा दिया, जिस दल ने नीतीश कुमार को 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर सिमटा दिया, एक बार फिर से बीजेपी ने उस दल के प्रति दरियादिली दिखाई और उनके खाते में 29 सीटें दी गई, जबकि कहा जा रहा था कि 20 से अधिक सीट तो किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाता है तो फिर बदनामी होगी। लेकिन आखिर उसी बीजेपी को क्या हो गया? उसी बीजेपी ने कई अपनी सीटें दे दी, कई जेडीयू की सीटें दे दी। जैसे दिनारा जैसी सीटें, जहां से जेडीयू चुनाव लड़ती थी, उस सीट को लोजपा को दे दिया गया। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि दानापुर जैसी सीट की जो चर्चा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबर यही है कि महत्वपूर्ण सीट जहां से बीजेपी जेडीयू चुनाव लड़ती थी, जहां उसका आधार उसके कैंडिडेट चुनाव लड़ते रहे थे, जीतते रहे थे या फिर हारते रहे थे, उन सीटों को लोजपा के हवाले कर दिया गया है। तो सवाल यही है कि नीतीश कुमार के साथ क्या 2025 में भी 2020 वाली स्थिति दोहराई जाएगी? क्या 2025 में भी नीतीश कुमार के साथ खेल? ऐसी चर्चा है। और यह बिहार के राजनीति के गलियारे में एक बार फिर से यह सवाल बड़ी तेजी से तैरने लगा है कि क्या 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ खेल हुआ था, और खेल में उनके ही दल के कुछ लोग और बीजेपी, उसमें भी आरोप यही लगे थे, और बीजेपी के कुछ लोगों की भूमिका थी, तो क्या 2025 में भी उसी फार्मूले के तहत नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश, भारतीय जनता पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में अगर वो स्थिति बनी, ताकि ऐसा लगे कि अगर माइनस नीतीश कुमार अगर सरकार बनाने की बारी आई तो चिराग पासवान साथ हो जाएंगे। चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी गई हैं, अगर उनके विधायक 50% से अधिक जीत गए तो, और बीजेपी भी उस स्थिति में आ गई, तो माइनस जेडीयू क्या सरकार बनाई जा सकती है, इस पर मंथन तेज है। कहा जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने काम किया है, इसी रणनीति के तहत वैसी सीटें जेडीयू को, लोजपा रामविलास को दे दी गई हैं जो जेडीयू की थी या फिर बीजेपी की भी थी, लेकिन लोजपा उसे मांग रही थी तो बीजेपी ने स्वीकार कर लिया और वह सीट उनको दे दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो मोदी के जो हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान, वो भाजपा को समर्थन करेंगे, और माइनस नीतीश कुमार सरकार बनाने की अगर जरूरत पड़ी, वैसी स्थिति आई, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार के साथ खेल हो जाएगा। हालांकि अभी तक बीजेपी के नेता यह जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी योजना बन रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही फिर अगली सरकार होगी, ऐसा दावा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे ये कोई नहीं कह रहा, यह इसमें स्पष्टता नहीं है। दावे भले ही किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जेडीयू बार बार इस बात को कर रही है, लेकिन कल जब जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह से चिराग पासवान की बड़ी अहमियत दिखने को मतलब सामने आ रही है, दिख भी रही है कि 29 सीटें दी गई और बाकी के जो सहयोगी दल हैं उनमें कटौती की गई है। मांझी जी जो 2020 में 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, उनको घटा करके 6 पर कर दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको ज़्यादा सीटें देने की बात थी, लेकिन उनको भी 6 पर निपटा दिया गया है। तो अगर चिराग पासवान को इतना सम्मान दिया जा रहा है, इससे सवाल यही उठ रहे हैं, जेडीयू के नेताओं के मन में भी कहीं ना कहीं यह आशंका बलवती हो गई है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी हमारे पीठ में छुरा घोंपेगी। क्योंकि 2020 चुनाव के बाद जेडीयू के ही नेता कहते रहे थे कि बीजेपी ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा, बीजेपी ने हमारे साथ रह करके धोखा किया, या बीजेपी के ही नेता नीतीश कुमार कई बार यह बात कह चुके हैं। तो क्या फिर से वही स्थिति दोहराई जाएगी? क्या फिर से चिराग पासवान को इस बार अधिक
चिराग पासवान को इस बार साथ रख करके धोखा किया जाएगा। पिछली दफा अलग रह करके धोखा किया गया और इस बार ऐसा लग रहा है कि साथ रह करके नीतीश कुमार के साथ धोखा किया जाएगा। विवेका जी, पिछली बार तो चिराग पासवान को अलग करके जेडीयू को सतर्क कर दिया गया था। इस बार साथ रख के यह मैसेज है कि हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन तुम्हारे खिलाफ है। दो चीजें समझाना दर्शकों को बेहद जरूरी है। दरअसल हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी गई है, चिराग पासवान खुद कहते रहे हैं कि वो उनके रोम रोम में नरेंद्र मोदी और बीजेपी है। इधर जीतनराम मांझी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है और जीतनराम मांझी भी कह रहे हैं कि वो मोदी जी को छोड़ नहीं सकते हैं। तो 29 और 6 ऐसे ही बढ़ गया। उपेंद्र कुशवाहा के अंदर अगर नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति अगर ऐन वक्त पर उभर भी जाता है तो वो बहुत कारगर नहीं होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने अपरोक्ष रूप से सबसे बड़े भूमिका में दिखाई पड़ रही है। विवेका जी, ये भी समझाना होगा कि आखिर नीतीश कुमार को निपटाने की बातें हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल इसके पहले आरोप आरसीपी सिंह के ऊपर लगा और जेडीयू के नेताओं ने लगाया था कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। इस बार भी कमोबेश तस्वीरें वही है, चेहरे बदल गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार डायरेक्ट किसी मामले में फैसले नहीं ले रहे हैं। संजय झा, ललन सिंह और बाकी दूसरे लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। जो ललन सिंह उस वक्त आरसीपी सिंह के ऊपर भड़ास निकाल रहे थे, अब तो सवालों के घेरे में वो भी आएंगे अगर नतीजे नीतीश कुमार के खिलाफ आते हैं तो। देखिए, स्पष्ट है बिहार विधानसभा का चुनाव है। अगर वह, चूंकि बिहार के दो जो सहयोगी दल है, लोजपा और हम, दोनों के नेता केंद्र में मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। वे मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। इतना प्रेम अगर है तो वह प्रेम मंत्री पद को लेकर के है। चिराग पासवान सड़क पर नहीं आ सकते हैं, वे कुर्सी से चिपके रहेंगे। मतलब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीतन मांझी भी कुर्सी छोड़ करके सड़क पर संग्राम करने नहीं आएंगे। चूंकि कुर्सी सबको प्यारी होती है और ये लोग, अगर कुर्सी इन लोगों को मिली हुई है तो ये मोदी का गुणगान करेंगे ही करेंगे। अब नीतीश कुमार के बारे में, या फिर आपका जो सवाल है कि लोजपा रामविलास को 29 सीटें दे दी गई, जीतन मांझी को 6 सीटें दे दी गई, तो 29 और 6 35 सीटें यह हो गया। 101 सीट बीजेपी की तो 136 सीट हो गई। अगर उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा गए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। तो अगर यह भी 6 सीट अगर आप जोड़ लें तो 142 सीट हो गया। और यह सही बात है कि नीतीश कुमार के फोल्ड में ये तीनों दल नहीं है। नीतीश कुमार के फोल्ड में यह दल नहीं है, बीजेपी ने उनको दिया। बीजेपी के फोल्ड में तीनों दल हैं और बीजेपी स्वीकार भी करती है कि वो तीनों दल ठीक है, एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको गाइड करना या उससे बातचीत करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। बीजेपी अपने हिसाब से उनसे बात, आपने देखा भी चिराग पासवान को मनाने के लिए तो कोई ऐसा नहीं है कि जेडीयू के नेता गए, बीजेपी ने अपने स्तर से बात, बीजेपी के कई नेता उनके दरवाजे पर गए, आरजू मिन्नत तो सवाल ये उठता है कि मनाने की बात कर रहे थे कि या उनको जीत पे अड़े रहने की सलाह देने गए थे। अब तो या तो अंदर की बात है, चिराग पासवान ही बता पाएंगे या फिर बीजेपी के नेता बता पाएंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे नीतीश कुमार को समझा पाएंगे, या फिर रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा कि क्या खेल था। खेल वाकई में जो जिस तरह के सवाल उठ रहे थे उसमें दम है या फिर ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जो परिस्थिति, जो स्थिति दिख रही है, जो राजनीतिक समीकरण या फिर जो राजनीतिक जो आंकड़ा दिख रहा है, सीटों का जो आंकड़ा दिख रहा है, उस आंकड़ों को देखने के बाद यह लगने लगा है कि क्या नीतीश कुमार, या फिर यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार के साथ इस बार चिराग को साथ रखकर खेल होगा। चिराग पासवान को 2020 में अलग रखा गया था। बीजेपी डायरेक्ट तौर पर स्वीकार नहीं करती थी। बीजेपी कहती थी कि वे एनडीए से अलग हो गए हैं, एनडीए से अलग हो गए हैं, उन्होंने अलग रास्ता चुना है, उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वही चिराग पासवान मोदी की तस्वीर लगा करके प्रचार करते थे। वे बार बार कहते थे कि वे मोदी के हनुमान हैं, मोदी जी उनके आदर्श हैं और मोदी के हनुमान के तौर पर बिहार में काम कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की लंका लगा और नीतीश कुमार की पूरी भद्द पिटवा दी। नीतीश कुमार के लगभग 2-3 दर्जन विधायकों को हरवा दिया और उन्होंने कोई नहीं हरवाया। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान ने हरवा दिया। चिराग पासवान भले ही यह दावा करते हैं कि उन्होंने हरवा दिया, चिराग पासवान ने नहीं, बल्कि उनके पीछे जो लोग खड़े थे, जो कार्यकर्ता खड़े थे, वो किसी दूसरे कार्यकर्ता नहीं थे या वोटर्स नहीं थे, वो बीजेपी के वोटर्स थे
और उन लोगों ने चिराग पासवान की मदद की और उस मदद की बदौलत जेडीयू हार गई। हम लोग जिस जयकुमार सिंह की बात कर रहे हैं उस सीट पर क्या हुआ था, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह जो संघ परिवार से आते हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, वे लोजपा में शामिल हो गए और दिनारा से चुनाव लड़े और पूरी उस इलाके की बीजेपी उनके पक्ष में खड़ी हो गई। जो एनडीए का वोट था राजेंद्र सिंह को पड़ गया। इस वजह से जयकुमार सिंह तीसरे नंबर पर चले गए और उनकी हार, दोनों की हार हुई और वहां से आरजेडी जीत गया। तो कुल मिलाकर के कहें तो बीजेपी ने पर्दे के पीछे से खेल किया। बीजेपी के नेता लोजपा रामविलास में शामिल हुए, उनके दल से टिकट लिए, उषा विद्यार्थी हो, रामेश्वर चौरसिया हो, कई अन्य नेता हैं, कितने नामों को गिनाएं, कई नाम हैं जो बीजेपी का साथ छोड़े, जो बीजेपी कट्टर नेता मतलब समर्पित नेता थे, उन लोगों ने साथ छोड़ा और लोजपा रामविलास में गए। आनंद फानन में उनको टिकट दिया गया, उम्मीदवार बनाया गया और फिर चुनावी जब मैदान में उतरे तो बीजेपी के कई बड़े नेता पर्दे के पीछे से उनकी मदद की। बीजेपी के जो कैडर वोटर्स थे उन लोगों ने मदद की, जो एनडीए के वोटर्स थे उन लोगों ने मदद की और इस वजह से जेडीयू प्रत्याशी को हराया गया। इस बार भी विवेका जी लोजपा के बैनर तले बीजेपी के कई चेहरे हो सकते हैं। देखिए विधानसभा में 243 सीटों में से बहुमत के लिए 122-23 सीटें चाहिए और ये गुणा भाग करके बीजेपी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम जी आसानी से हासिल कर सकते हैं। लोजपा रामविलास के पास 29 कैंडिडेट नहीं है, यह क्लियर है। उनके पास लड़ाने लायक 29 कैंडिडेट नहीं है। तो वो कैंडिडेट कहाँ से आएंगे? वो कैंडिडेट आएंगे बाहरी, आयाती होंगे, उनको आयात किया जाएगा। अब आयात के पीछे क्या टर्म कंडीशन होगा ये चिराग पासवान जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, हालांकि हम अपनी मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि चिराग पासवान की पार्टी का कैंडिडेट बनने के लिए क्या टर्म कंडीशन होता है। तो 29 जो सीटें मिली थी उसमें से कई प्रत्याशी टर्म कंडीशन के आधार पर आएंगे, उनको सीट दिया जाएगा। हम एक अभी खबर आई कि जैसे ही कल 29 सीट घोषणा की गई तो एक जगह से फोन आया कि फलाने सीट, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि फलाने सीट पर फिक्स हो गया है इतना अमाउंट, वो अमाउंट करोड़ों में था, नंबर में वो कि इतना अमाउंट तय हो गया है और इसी वजह से उस सीट को लिया गया है। लिया इसलिए गया कि लोजपा कोई वहां पर आधार नहीं है, उस उम्मीदवार ने सेट किया और इस वजह से वो सीट लोजपा के खाते में जा रही है, जबकि वो सीट बीजेपी की रही है। बीजेपी वहां से चुनाव लड़ती रही है, जीतती भी रही है, हारती भी रही है, लेकिन बीजेपी का वो आधार वाला इलाका है, बीजेपी का उस इलाके में अपनी पकड़ है। लेकिन वह सीट अगर लोजपा को जा रही है तो इसके पीछे जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप में थोड़ा दम दिख रहा है। तो 29 सीटों में 20 सीट पर इस पर होगा, 5-6 सीट ऐसी होंगी जहां पर हो सकता है, जो खबर है कि बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार दे। तो यह तो हो सकता है और ऐसा होते रहा है। 2020 की ही बात कर लें, जब इनको मुकेश साहनी को जो टिकट दी गई, जो 11 सीटें दी गई थी, उसमें से बीजेपी ने 3-4 प्रत्याशी अपना दिया था, 3-4 प्रत्याशी अपना दिया था। उसमें सुगौली एक सीट थी जहां से पूर्व मंत्री को उम्मीदवार बनाया, रामचंद्र सहनी को उम्मीदवार बनाया गया था। तो बीजेपी ऐसा करते रही है कि 29 सीट अगर लोजपा को दिया गया है तो हो सकता है कि 4-5 अपने नेताओं को उसमें एडजस्ट करे, तो उसी से बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी हो गई। तो यही स्थिति है। तो बड़ा घालमेल है, जहां आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से खेल हो जाए, इसमें कहीं कोई आश्चर्य या कोई बहुत बड़ी बात हो ऐसा नहीं दिखता है। तो ये हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को निपटाने की पूरी तैयारी, जरूरत पड़ी तो बीजेपी अपने दम पे अपने कुछ सहयोगियों को साथ लेकर नीतीश के बगैर भी सरकार बना सकती है, अगर बहुमत एनडीए के पक्ष में आता है तो। और यही वजह है कि नीतीश को निपटाने की बातें हमने शुरू में की थी। दरअसल नीतीश कुमार के निपटाने के पीछे के कई ऐसे फैक्टर हैं जो सामने आ रहे हैं और कुछ तस्वीरें चुनाव के नतीजे जब सामने आएंगे तब आएंगे। अब देखना है कि टिकट बंटवारा तो हो गया है, अब उम्मीदवारों के हिस्से में कौन उम्मीदवार किसके हिस्से में जाता है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वही तय करेंगे बिहार में नीतीश कुमार का भविष्य अब क्या होगा। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी ने चिराग के सहारे नीतीश के खिलाफ
जो रणनीति है वो 2020 वाली 2025 में फिर से प्रयोग कर सकती है। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।